नमस्कार, साफ संदेश से मैं अनिल कौशिक। न्यूज अपडेट 7 बजे कार्यक्रम बादरा आसपास में आप सभी दोस्तों का स्वागत है। दोस्तों, कार्यक्रम की शुरुआत हमेशा की तरह मुख्य खबर से करते हैं और आज भी हम बात करने वाले हैं बादरा आसपास खबरों की, देश प्रदेश की प्रमुख खबरों की अपडेट, मंडियों के भाव, मौसम के मिजाज की जानकारी भी आपको सदैव देते हैं, आज भी देंगे। और दोस्तों, लगातार पिछले काफ़ी दिनों से जिस प्रकार से बादरा कस्बा विभिन्न तरह की खबरों से चर्चाओं में बना रहा है और तनाव की लगातार खबरें दोस्तों आप भी सुन रहे होंगे, वो आज किसी प्रकार के तनाव की खबरों से मुक्त कस्बा नजर आया। बादरा किसी भी प्रकार का कोई प्रोटेस्ट, धरना, प्रदर्शन, रैली के समाचार आज तनाव वाली खबरों के नहीं थे। तो ये एक सुखद पहलू भी है और होना भी चाहिए। दोस्तों, पुलिस अपने प्रयास कर रही है और पुलिस को समय देना भी बहुत ज़रूरी है। दोस्तों, तनाव किसी कस्बे की सेहत के लिए अच्छा नहीं होता और किसी भी समाज और परिवारों के लिए कतई इसको अच्छा नहीं माना जाता। तो कुल मिला के तनाव की खबरें अब कम होनी चाहिए, तनाव अब मिटना चाहिए और जिस तनाव की जो वजह बनते हैं, जो कारक है, उस कारक को पहचान करके पुलिस को उसका सॉल्यूशन करना चाहिए और जिस प्रकार से उसका सॉल्यूशन हो, पुलिस को उस दिशा में आगे अपनी कार्रवाई करनी चाहिए। दोस्तों, हमने कल भी आपको बताया था, परसों भी बताया था, और जिस प्रकार से खबरें लगातार आ रही है, एक प्रदर्शन के बाद दूसरा प्रदर्शन, दूसरे के बाद तीसरा, ये सिलसिला दोस्तों लगातार चला रहता है। लेकिन जिस प्रकार से शुक्रवार को सभा का आयोजन किया गया है, उनकी तरफ से कोई अपडेट अभी तक नहीं है। उनकी सभा होगी जो महापड़ाव की बात उपखंड कार्यालय के आगे मुस्लिम समाज की तरफ से की जा रही थी, जो कि सर्व समाज की एक सभा का आयोजन किया गया था 2-3 दिन पहले उनकी तरफ से। अभी इसकी कोई अपडेट हमारे सामने नहीं आई है, ना ही इसकी कोई तैयारियां दिखाई दे रही है। तो दोस्तों, कुल मिला के इस प्रकार की जो शांति व्यवस्था रहेगी तो तनाव भी कम होगा, पुलिस को भी काम करने में आसानी होगी। क्योंकि अगर तनाव कहीं होता है, किसी प्रकार की अप्रिय वारदात होती है, वो तनाव की आशंका होती है, तो पुलिस का सारा जो ध्यान है वो उस घटना पर, उस स्थिति पर, उस वातावरण पर, उस परिवेश पर केंद्रित होकर रह जाता है। तो कहीं ना कहीं हमें समय देना होगा पुलिस को भी, और पुलिस को भी ईमानदारी के साथ इस क्षेत्र में तनाव और कम करने और शांति व्यवस्था बहाली की दिशा में काम करना होगा। तो दोस्तों, अन्य खबरों की ओर आज रुख करें तो फुटबॉल की जो खबर कल मैंने आपको बताई थी, 2 फरवरी को टूर्नामेंट का आयोजन होने जा रहा है। टीकू फुटबॉल क्लब की बैठक में इसका सर्वसम्मति से जो निर्णय लिया गया था, उसकी तैयारियां अब जोर शोर से चल पड़ी है। दोस्तों, आज भी उसकी एक बैठक आयोजित की गई और तैयारियों का जो है प्रारूप तैयार किया जा रहा है। और दोस्तों, किस प्रकार से इस टूर्नामेंट का आयोजन होगा, कितनी इसमें टीमें भाग ली जाएगी, संभवतः इसमें 16 के करीब नामी फुटबॉल की टीमें बादरा क्षेत्र में यहाँ खेलेगी और भाग लेगी। और उसके अलावा इस ओपन अखिल भारतीय फुटबॉल प्रतियोगिता में क्या प्राइज रहेंगे, किस प्रकार की यहाँ तैयारियां रहेगी, उसकी खबर भी हम आपको देते रहेंगे। और तैयारियों को लेकर टीकू फुटबॉल क्लब भी लगातार अब प्रयासरत है। जैसे आज मीटिंग हुई, 1-2 दिन में फिर उनकी तैयारियों को लेकर मीटिंग होने वाली है। तो देखते हैं, 2 फरवरी नज़दीक है, किस प्रकार का। क्योंकि दोस्तों, मैं एक छोटी सी बात आपको फुटबॉल के संदर्भ में बताना चाहूँगा। नौर और बादरा फुटबॉल प्रेमी कस्बे हैं और आज़ादी से पहले दोस्तों फुटबॉल का खेल इन कस्बों में प्रारंभ हो चला था। बादरा में जहां 5-6 के करीब अंतर्राष्ट्रीय अखिल भारतीय फुटबॉल टूर्नामेंट का आयोजन किया गया है, लगभग उतने ही टूर्नामेंट नौहर में भी आयोजित किए गए हैं। क्योंकि बादरा में इसकी सर्वप्रथम शुरुआत हुई थी 1996 में, अंतर्राष्ट्रीय एक प्रकार से अखिल भारतीय राष्ट्रीय टूर्नामेंट की, और उसके बाद में नौहर में भी चली थी। लेकिन नौहर में कभी फुटबॉल टूर्नामेंट के दौरान विराम नहीं आया। लेकिन बादरा में पिछले 7 वर्षों से
कोई टूर्नामेंट आयोजित नहीं हुआ है। दोस्तों कोरोना काल के ज़रूर 2 साल आप निकालें तो 2 साल कोरोना काल के तो कहीं कोई फुटबॉल का या इस प्रकार की कोई भीड़ वाले आयोजनों की कोई श्रृंखला हमने नहीं देखी, लेकिन उन 2 साल के अलावा 5 साल और रहते हैं दोस्तों। उसके दौरान नौहर में 3-4 प्रतियोगिताओं का आयोजन ज़रूर हुआ, लेकिन भादरा में नहीं हुआ। दोनों ही कस्बों की फुटबॉल प्रेमी जनता चाहती है कि फुटबॉल के आयोजन इसी प्रकार से होते रहे। दोस्तों मैं आपको याद दिलाऊं तो भादरा में किसी समय शेरदल, विजय स्पोर्टिंग क्लब, शेरदल 2 आदि अनेक प्रकार की 3-3, 4-4 फुटबॉल की टीमें हुआ करती थी। और 1996 में तो दोस्तों अखिल भारतीय फुटबॉल टूर्नामेंट जिसमें 28 टीमों ने भाग लिया था, 444 फुटबॉल खिलाड़ियों ने भाग लिया था, अंतर्राष्ट्रीय खिलाड़ी भी उसमें शामिल थे और भादरा की टीम सेमीफाइनल तक का सफर तय किया था। बहुत शानदार जुझारू फुटबॉल की टीम उस समय भादरा की थी दोस्तों। बेशक मैं भी उस टीम का सदस्य था। तो कुल मिला के अब जो स्थितियां है वो दोस्तों प्लेयर जो है वो बहुत सीमित हो गए, तैयारियां बहुत कम हो गई और पहले की बनिस्बत अब जो है वो तैयारियां उस मेहनत और लगन के साथ नहीं की जाती और यही रीज़न है कि हमारे क्षेत्र में फुटबॉल का स्तर काफ़ी गिरा है। लेकिन फिर भी भादरा की प्रतियोगिताओं के बारे में अगर कहें तो बहुत शानदार क्रिकेट प्रतियोगिताएं, राजस्थान की सुप्रसिद्ध क्रिकेट फुटबॉल प्रतियोगिताओं के रूप में भादरा की प्रतियोगिताओं को माना जाता है। कोटा में भी बहुत शानदार प्रतियोगिता आयोजित की जाती है और जयपुर में भी इस प्रकार की प्रायोजित की जाती है प्रतियोगिताएं और बांदी कुई के अलावा नौहर में भी शानदार प्रतियोगिताएं होती है। तो देखते हैं भादरा की इस प्रतियोगिता के बारे में और किस प्रकार का इसका स्वरूप रहेगा। अन्य खबरों की ओर रुख करें तो दोस्तों बिजली कर्मचारी भी अब हड़ताल पर हैं। आज जयपुर में बिजली कर्मचारियों का, विद्युत कर्मचारियों का विभिन्न मांगों को लेकर विशाल प्रदर्शन जयपुर में आयोजित किया गया। आज ये पूर्व नियोजित था, पूर्व प्रस्तावित था और इनमें किस चीज़ की मांग है दोस्तों? ओपीएस की मांग की जा रही है। बिजली विभाग के कर्मचारियों द्वारा ओपीएस को लागू किया जाए, अर्थात तो पुरानी पेंशन स्कीम को लागू किया जाए, जो कि अनेक कर्मचारी, अनेक घटक दलों द्वारा पहले ही इस प्रकार से धरना प्रदर्शन किया गया था और लगातार संघर्षशील है, आंदोलनरत है। 41,000 करोड़ रुपए का निस्तारण नहीं हो पा रहा है, जिसके चलते राजस्थान में जो अशोक गहलोत द्वारा ओपीएस स्कीम लागू की गई थी वो अब ठंडे बस्ते में है और एक प्रकार से उस पर जो है केंद्र व राज्य की टकराव के काले बादल छा चुके हैं। तो देखते हैं आगे उसमें क्या रहेगा। लेकिन विद्युत कर्मचारियों की, जो कि राजस्थान विद्युत कर्मचारी अभियंता एवं अधिकारी संयुक्त संघर्ष समिति के बैनर तले ये धरना प्रदर्शन है, जो कि जयपुर में है और पूरे राजस्थान में कर्मचारी हड़ताल पर है। इसमें ओपीएस की मांग के अलावा इंटर डिस्कॉम ट्रांसफर नीति बनाने की भी मांग कर्मचारियों द्वारा की जा रही है और टेक्निकल हेल्पर पदनाम परिवर्तन की भी मांग इसमें शामिल है। इसके अलावा कनिष्ठ अभियंताओं को ग्रेड पे 4800 रुपये करने की भी मांग की जा रही है और इसके अलावा अधिमानता कर्मचारियों को कनिष्ठ लिपिक पद पर पदोन्नति करने की मांग भी कर्मचारियों द्वारा की जा रही है। इसके अलावा बात करें दोस्तों अन्य खबरों की, तो आज नगर पालिका में भी एक महिला कर्मचारी के साथ मारपीट करने की घटना हुई थी, उसका भी हम जिक्र करेंगे। लेकिन उससे पहले मैं आपको बताऊं तो तहसील परिसर में तहसीलदार के नेतृत्व में सभी राजस्व कर्मचारियों को बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ अभियान की शपथ दिलाई गई दोस्तों। उसमें बेटियों के मान सम्मान और भ्रूण आदि की हत्या ना हो, इस प्रकार से सारी चीज़ों की शपथ दिलाई गई और बेटियों को पूरे मान सम्मान के साथ आगे बढ़ाने के लिए पद और गोपनीयता की शपथ दोस्तों दिलाई गई सभी कर्मचारियों को कि वो ज़रूर बेटियों की परवरिश में इस प्रकार अपना योगदान देंगे।
और इसी के साथ दोस्तों चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग की भी जो ब्लॉक स्तरीय मासिक बैठक होती है उसका आयोजन भी आज जो पंचायत समिति सभागार है उसमें किया गया। मुख्य खंड चिकित्सा अधिकारी मंजीत ढाका की अध्यक्षता में इसका आयोजन किया गया। और इसमें दोस्तों जो मौसमी बीमारियां होती है और जो केंद्र व राज्यों से संबंधित तमाम स्कीमें होती है, योजनाएं होती है, उनकी मॉनिटरिंग करना भी इसमें शामिल है। और दोस्तों उसकी समीक्षा करना भी इस मासिक बैठक में किया जाता है तय। और उसमें दिशा निर्देश भी दिए जाते हैं, कौन सी योजना में किस प्रकार से लापरवाही से कार्य हो रहा है उसको लेकर दिशा निर्देश भी दिए जाते हैं। तो अंत में सभी यहाँ कर्मचारियों ने स्वास्थ्य विभाग के बेटी बचाओ बेटी अभियान बेटी पढ़ाओ अभियान की शपथ ली और बेटियों को मान सम्मान देने की शपथ ली गई। दोस्तों अब मैं घटना का जिक्र करता हूँ। नगर पालिका में एक महिला कर्मचारी के साथ बादरा के वार्ड नंबर 38 के एक शख्स ने, जो कि एनजीओ चलाते हैं, मारपीट की और जो कागजों का बंडल ले रखा था उस महिला कर्मचारी के मुंह पर बार बार मारा गया। और उसके बाद में दोस्तों हंगामा हो गया, पूरे नगर पालिका के कर्मचारी इकट्ठे हो गए। एक तरफ जहां अधिकारी और कर्मचारी बेटियों के मान सम्मान की शपथ ले रहे थे, तो उसी के पास ही नगर पालिका परिसर में किसी बेटी का अपमान हो रहा था, दुर्व्यवहार हो रहा था। दोस्तों कैसी विडंबना है ये हमारे समाज की कि हम एक तरफ तो किसी अभियान का शुरुआत करते हैं, उसकी विधिवत घोषणा करते हैं, और दूसरी तरफ उस अभियान की हम बखियां उधेड़ देते हैं। तो इस प्रकार की घटना आज नगर पालिका में हुई। दोस्तों बुकरका गांव की ये कर्मचारी थी, ये बेटी थी राजपूत समाज की। और उसके बाद दोस्तों उनके घर वाले पहुंचे और दोस्तों उसकी बैठक हुई। उससे पहले अधिशासी अधिकारी ने सभी कर्मचारियों की बैठक ली और वर्क का एक प्रकार से सस्पेंड कर दिया। वर्क को, जो कि कामकाज था वो सब का सब वहीं का वहीं रोक दिया गया। और पुलिस थाने में इसकी दोस्तों एफआईआर करने की बात कही जाने लगी। लेकिन उस शख्स ने जिसने अपमान किया था, दुर्व्यवहार किया था उस महिला कर्मचारी के साथ, सबके सामने माफ़ी मांगी। लेकिन उनके घर वाले भी आए और देर शाम तक ये कवायद चलती रही कि उस शख्स को माफ़ कर दिया जाए या नहीं कर दिया जाए। कुछ तय नहीं हुआ था जब तक हम आपको ये खबर बता रहे हैं, ये समाचार हम आपको 7 बजे बुलेटिन का बता रहे हैं। तो हमारी नज़रें बनी रहेगी उस बेटी को मान सम्मान का आखिर किस कदर ख्याल रखा गया, क्या एफआईआर दर्ज की गई या फिर किस प्रकार से उसने माफ़ी मांगी और उसका फिर पीछा छुटा होगा। तो दोस्तों हमारी नज़रें भी बनी रहेगी। इसके अलावा दोस्तों बात करें हम अन्य खबरों की ओर, तो भाजपा और राष्ट्रीय कांग्रेस का अलग अलग 16-17 जो जनवरी का बैठक और चिंता शिविर का आयोजन किया गया था, उसमें अलग अलग खबरें निकल कर आ रही है। कांग्रेस का चिंता शिविर तो 16 और 17 जनवरी को था, वो संपन्न हो चुका है, जिसमें बजट को लेकर चर्चा हुई, पेपर लीक को लेकर चर्चा हुई, कुछ सुझाव भी मांगे गए और सिक्योरिटी, सोशल सिक्योरिटी को लेकर भी चर्चा हुई, आदि अनेक विषयों पर चर्चा हुई। 8 फरवरी को आएगा अब राजस्थान का सरकार का अंतिम बजट। उस बजट में क्या होगा उससे पहले मैं एक बड़ी खबर आपको दूं, तो 19 तारीख को सूरतगढ़ और 20 तारीख को हनुमानगढ़ गंगानगर का दौरा कर रहे हैं सीएम अशोक गहलोत। और ये खबर एकदम लेटेस्ट खबर है दोस्तों। इसको लेकर हनुमानगढ़ व श्री गंगानगर के जिला कलेक्टरों द्वारा एक बैठक की गई और स्थिति का जायजा लिया गया, किस प्रकार से इस बैठक की जो इस दौरे की है, सीएम के दौरे की तैयारियां करनी है और दिशा निर्देश उचित इस अवसर पर दिए गए। तैयारियां जोर शोर से की जा रही है। सूरतगढ़ में भी सीएम की एक छोटी सी सभा होगी, हनुमानगढ़ और श्री गंगानगर का दौरा भी होगा, उसके बाद में पुनः वो जयपुर चले जाएंगे। यहाँ एक बड़ा सवाल दोस्तों ये है कि हमारे 100 करोड़ का बजट दिया गया है, 14 सिंचाई से वंचित गांव है और कुल 30 सिंचाई से वंचित गांव है, 2 तारानगर के भी हैं और नोहर के भी हैं। तो उन सब के लिए अमित चचाण कांग्रेस के विधायक नौर में बाट जो रहे हैं मुख्यमंत्री सीएम की कि वो आएंगे और उन सिंचाई से वंचित गांवों को नहरों से जोड़ने के लिए कार्यक्रम का शिलान्यास करेंगे।
और यहाँ विधायक बलवान पूनिया को भी इंतजार है, बार बार वो कह चुके हैं कि सीएम स्वयं आएंगे और यहाँ योजना का उद्घाटन वो शिलान्यास कार्यक्रम करेंगे। तो कब आएंगे सीएम दोस्तों? उससे पहले भी 2 बार सीएम राजगढ़ और हनुमानगढ़ एकदम पास पास आकर चले गए, और इस बार भी अब वो एकदम नज़दीक आकर वापस जा रहे हैं। और नज़दीक में है बजट, तो क्या वो निकट भविष्य में महीने 2 महीने में यहाँ भादरा का या नौर का दौरा नहीं करने वाले? ये एक बड़ी खबर है और इसके ऊपर हमारी नज़रें बनी रहेगी। और सोशल मीडिया पर बलवान पूनिया के और सरकार से संबंधित लोग, नौहर के लोग इस सूचना को दोस्तों फॉरवर्ड कर रहे हैं, वायरल कर रहे हैं कि जल्द ही मुख्यमंत्री इस योजनाओं का जो सिंचाई से वंचित गांव है का शिलान्यास करने वाले हैं। तो अब जब ये दौरा है वो हनुमानगढ़ गंगानगर तक सीमित है, तो संभवतः इस 20 और 19 और 20 जनवरी को तो वो यहाँ आने वाले नहीं होंगे, क्योंकि बड़े नेताओं का दौरा दोस्तों एडवांस में उसकी सारी रूपरेखा तैयार की जाती है, बैठकों का दौर चलता है, सुरक्षा आदि कई इसमें मुद्दे होते हैं, उन पर जो है वो चर्चाएं करनी पड़ती है, सारी चीज़ें तैयार करनी पड़ती हैं। तो देखते हैं, हमारी नज़रें इस पर भी बनी रहेगी, वो यहाँ आते हैं या कब आते हैं इसको लेकर भी। लेकिन 22 जनवरी को डुंगराना में एक सभा विधायक बलवान पूनिया की होने जा रही है दोस्तों, और इस 22 जनवरी की सभा बड़ी सभा में बदलने जा रही है। और अमिला अलमूड ने भी इसकी जानकारी दी थी कि 10,000 से अधिक इसमें भीड़ जुटाई जाएगी। तो दोस्तों हमारी भी नज़रें इस पर बनी रहेगी, किस प्रकार की ये सभा होती है और कितनी बड़ी सभा होती है, क्या इसमें ताकत का प्रदर्शन किया जाता है, तो देखने वाली बात है। और अन्य खबरों की ओर रुख करें, अगर भाजपा की बैठक का बात करें जो 16 और 17 जनवरी को संपन्न हुई है, और जेपी नड्डा का 1 वर्ष का कार्यकाल इसमें बढ़ा दिया गया है, और पीएम मोदी के नेतृत्व में ही अब बीजेपी आम लोकसभा का चुनाव जो है वो 2024 का लड़ने जा रही है, इसकी घोषणाएं हो चुकी है। और सतीश पूनिया सहित लगभग 10 राज्यों के प्रदेशाध्यक्षों के कार्यकाल भी पूर्ण हो चुके हैं भारतीय जनता पार्टी के, उन पर भी तलवार लटकी हुई थी कि उनको बदला जा सकता है। इसको लेकर जेपी नड्डा ने स्पष्ट रूप से कहा है दोस्तों कि हम एक सर्वे करवा रहे हैं इन सभी 10 राज्यों में, इन मुख्यमंत्री, इन प्रदेशाध्यक्ष कार्यकाल का, कौन सा कार्यकाल किस प्रकार का है, अगर कहीं हमें इसमें कोई खामियां नज़र आती है तो बदला भी जाएगा। और संभावना ये है कि संभवतः इन 9 राज्यों के चुनाव जो इस 2023 के साल में होने वाले हैं, और संभवतः एक स्टेट और हो सकता है 10वां जम्मू कश्मीर, उसके भी चुनाव की तैयारियां जोर शोर से केंद्र द्वारा की जा रही हैं। तो देखने वाली बात है कि कोई मुख्यमंत्री जो प्रदेश अध्यक्ष का पद है वो उठाया जाता है या बदला जाता है, इसको लेकर भी हमारी नज़रें बनी रहेगी। लेकिन नड्डा का कार्यकाल बढ़ा दिया गया। अब एक बड़ी खबर पर आपका ध्यान आकर्षित करना चाहूँगा दोस्तों। आज न्यूजीलैंड बनाम भारत में मैच खेला जा रहा था हैदराबाद में। प्रथम वनडे, 3 वनडे की ये सीरीज, ये श्रृंखला है, और इसमें पहला मैच 1:30 बजे प्रारंभ हुआ था। आज सुबह भारत ने टॉस जीतकर पहले बल्लेबाजी की और भारत ने 349 रन बनाए, 350 का टारगेट दिया, 8 विकेट खोकर 50 ओवरों में भारत ने न्यूजीलैंड को, और उस मैच में दोहरा शतक लगाया दोस्तों शुभमन ने। 145 गेंदों में ही मात्र दोहरा शतक ठोकने वाले वो भारत के 5वें बल्लेबाज बन चुके हैं। तो ये बहुत बड़ा आज अचीवमेंट एक प्रकार से भारत का हुआ, और संभवतः 350 रन का टारगेट न्यूजीलैंड के लिए छोटा नहीं है। लगातार भारत 300 अप स्कोर करने वाली विश्व की एकमात्र टीम बन चुकी है दोस्तों। देखने वाली बात है कि अभी तक आप समाचार जब सुन रहे हैं तो न्यूजीलैंड बैटिंग कर रही है, कितने रन बनाएगी, देर रात तक ये मैच चलने वाला है, तो इसकी कल विस्तार से जानकारी देंगे। अगला वनडे 21 जनवरी को भारत में खेला जाएगा और तीसरा वनडे 24 जनवरी को होगा। इसके अलावा
टिक्कू फुटबॉल क्लब की भी तैयारियां ज़ोर शोर से हमने आपको बताई दी। और इसके अलावा दोस्तों अन्य खबरों की ओर भी रुख करेंगे। भादरा नगर पालिका में जिस प्रकार से ये मारपीट की घटना हुई और जिस प्रकार से नगर पालिका में सीवरेज का काम चल रहा है, ओवरफ्लो होते सीवरेज के चैम्बरों को लेकर भी कस्बा वासियों में भारी एक प्रकार से आक्रोश भी है। और दोस्तों कहीं कोई सुनवाई नगर पालिका क्षेत्र में नहीं हो रही और सड़कें टूट रही है, कहीं बनी हुई 3-4 महीने पहली सड़कें तोड़ी जा रही है। सोनी बाजार में स्थित सड़क को भी पूरी तरह से उखाड़ा गया है। बेशक वहाँ जो है सीवरेज के कनेक्शन भी करने की प्रक्रिया लगातार जारी है और सीवरेज के कनेक्शन अब वार्डों में धुआंधार किए जा रहे हैं। लगता है इस 2023 वर्ष में सीवरेज के कनेक्शन कंप्लीट करने की योजना इस वक्त नगर पालिका द्वारा सीवरेज कंपनी द्वारा चल रही है। उसके बाद में पता लगेगा कि ये जो ओवरफ्लो होने की जो एक प्रकार से नई बीमारी सीवरेज में सामने आई है, उस बीमारी का कोई इलाज कंपनी के पास है, नगर पालिका के पास है भी या नहीं है, तो इस पर भी हमारी नज़रें बनी रहेगी। दोस्तों 18 आज जनवरी है, 18 जनवरी को क्या विशेष दिवस है इसको लेकर बात करें तो 1996 को आज ही के दिन आंध्र प्रदेश के सीएम रहे एनटी रामाराव का निधन हुआ था। उनकी पुण्यतिथि धूमधाम से आंध्र प्रदेश में और उनके चाहने वालों द्वारा मनाई जा रही है। और 2003 में हरिवंश राय बच्चन जो कि बेहतरीन लेखक और कवि हैं, अमिताभ बच्चन के पिताश्री है, उनका आज ही के दिन निधन हुआ था। तो उनका भी निधन फिल्मी दुनिया में उनकी पुण्यतिथि धूमधाम से मनाई जाती है। और वो विनोद कांबली का 1972 में आज के दिन जन्म हुआ था, तो उनका जन्म दिवस क्रिकेट प्रेमी उनके चाहने वाले धूमधाम से मना रहे हैं। और दोस्तों अब मंडियों के भाव और उसके बाद में मौसम का मिजाज मैं आपको बताने वाला हूं। तो आज नौहर से शुरुआत करते हैं मंडियों के भाव की। ग्वार का भाव नौहर मंडी में 6075 रुपये और चना 4850 रुपये। और इसके अलावा दोस्तों मोट का भाव 6250, गेहूं के भाव 2798 रुपये प्रति कुंटल, बाजरी 2300 रुपये, मेथी 6100 रुपये, सरसों के भाव 5700 रुपये, जबकि मूंगफली के भाव 6651 रुपये और नरमा बिका है मैक्सिमम 8551 रुपये प्रति कुंटल। हनुमानगढ़ मंडी का जिक्र करें तो नरमा 8642, ग्वार के भाव 6061, मूंग के भाव 7791 रुपये प्रति कुंटल रही। और रावतसर मंडी में नरमा बिका है दोस्तों 8705, ग्वार के भाव 6110 रुपये प्रति कुंटल, जबकि गेहूं बिका है रावतसर मंडी में 2725, बाजरा 2290, तिल के भाव 13610, मोट के भाव 6400, जबकि मूंग के भाव 7600 और सरसों के भाव 5680 रुपये प्रति कुंटल बिके। आदमपुर मंडी में नरमा बिका है 8552 रुपये, कपास बिकी है 10,051 रुपये प्रति कुंटल, सरसों के भाव 5956, ग्वार के भाव 6121 रुपये प्रति कुंटल रहे, जबकि एलनाबाद मंडी में सरसों बिकी है दोस्तों आज 5858 रुपये प्रति कुंटल और नरमा 8478, ग्वार के भाव 5950, जबकि सिरसा मंडी में नरमा बिका है 8518, ग्वार बिका है 5800 रुपये। फतेहाबाद मंडी में नरमा बिका है 8468, कपास बिकी है 10,120 रुपये प्रति कुंटल। और आज की अंतिम मंडी भट्टू मंडी में सरसों बिकी है 5900 रुपये, कपास बिकी है 8451, माफ कीजिएगा, नरमा बिका है 8451, कपास बिकी है 10,000 रुपये प्रति कुंटल। और मौसम का मिजाज आपको बताए उससे पहले मैं आपको बताऊं तो किसानों के चेहरे खिलने चाहिए, क्योंकि हल्की बरसात क्षेत्र में हो सकती है। हालांकि चनों की फसल बर्बाद हो चुकी है दोस्तों, बर्बादी के एकदम कगार पर है, तो उसमें कोई विशेष फायदा होने वाला नहीं है किसानों के अनुसार। लेकिन पश्चिमी विक्षोभ अब सक्रिय हुआ है। ये बरसात अगर 8-10 दिन पहले दोस्तों क्षेत्र में इलाके में आती तो बेशक कुछ इसका फायदा किसानों को अच्छे से मिल सकता था। तो अब लगातार अगर टेम्परेचर की बात करें तो पारा तेजी के साथ गिरा है, ठंड प्रचंड रूप से बढ़ने लगी है। 6 ऐसे शहर राजस्थान के हैं जो माइनस में चल रहे हैं दोस्तों, -डिग्री उनका टेम्परेचर बना है। सबसे ज़्यादा की बात करें तो फतेहपुर में
जो कि -4.5 डिग्री टेम्परेचर पहुंच चुका है। फतेहपुर का बर्फ जम चुकी है चारों ओर, और जोबनर का -3.5 डिग्री, चूरू का -2.7 डिग्री कल का टेम्परेचर रहा, और माउंट आबू का -2.0 डिग्री, जबकि करौली का -0.7 और अलवर का -0.5 डिग्री। इसके अलावा भी कई ऐसे भी क्षेत्र रहे जहां 0 डिग्री टेम्परेचर रहा है। अब बात करें दोस्तों 18 जनवरी की आज की, तो 17 से 19 डिग्री टेम्परेचर रहा। सुबह ही 9 बजे ही करीब कल की तरह ही आज भी धूप निकली, करारी धूप दिन भर रही, लोगों ने राहत की सांस ली, लेकिन हवाओं की सर्दी अब कुछ सताती हुई दिखाई दी। 4 से 7 किलोमीटर की ही हवा दिन भर जरूर रही, लेकिन कल जो है वो हवा तेज चलने वाली है, मिनी तूफान की तरह आपको हवा का असर दिखाई देगा। 34% दिन में बादल छाए हुए थे, रात्रि को वो 80 से 90% छाए रहेंगे। 13 से 16 डिग्री टेम्परेचर देर रात्रि को रहने की संभावना है, और रात्रि को 4 से 11 किलोमीटर की रफ्तार से हवाएं चलेगी। 19 जनवरी को कैसा रहने वाला है मौसम का मिजाज? 10 से 16 डिग्री टेम्परेचर दिन में, जबकि दोस्तों मैक्सिमम 17 से 20 डिग्री टेम्परेचर दोपहर को, शाम को 15 से 17 डिग्री। तो कुछ राहत मिलेगी प्रचंड ठंड से। और अगर बादल की आसमान में बात करें तो 80 से 100% बादल दिन भर और रात्रि को छाए रहेंगे। परिवर्तनशील मेघ भी होंगे, और 0.9 mm बरसात की चेतावनी भी दोस्तों कल दी गई है। तो दिन में भी बूंदाबांदी हो सकती है, रात को भी ये बरसात हो सकती है। इसके अलावा 20 जनवरी को ये बरसात 1.6 mm के रूप में मौसम विभाग की चेतावनी है। तो पश्चिमी विक्षोभ की बात करें तो सक्रिय हुआ है दोस्तों 19 से 20 जनवरी, और उसके बाद में भी मौसम विभाग की जो सूचना है वो 22 से 26 जनवरी तक फिर जो है पश्चिमी विक्षोभ सक्रिय होगा, और बरसात की संभावनाएं क्षेत्र में बनेगी। तो आज के लिए दोस्तों इतना ही। कल ठीक शाम 7 बजे फिर आपसे रूबरू होंगे नई खबरों के साथ, नई समीक्षा के साथ। तब तक आप अपना बहुत बहुत ख्याल रखिएगा, मुझे दीजिएगा इजाज़त। साफ संदेश से मैं अनिल कौशिक, नमस्कार, जय भारत, जय जय राजस्थान।